चलो स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो स्पेस से मतलब क्या समझ में आता है आपको? सो तीन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस किस से आते हैं एरिया से? बायोटेक, सेकंड इज आईसीटी एंड थर्ड इज स्पेस। स्पेस का लेवल क्या था क्वेश्चन का, बताया था? किस लेवल का क्वेश्चन आता है? इजी नहीं आता, मॉडरेट टू टफ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पेस। स्पेस से क्या समझते हो? स्पेस इज व्हाट, अगर हम इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास क्या है? दो बॉडीज होती है। ये प्लैनेट भी हो सकते हैं दोनों, ये एक स्टार भी हो सकता है, एक प्लैनेट भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में क्या है? वॉइड या फिर वैक्यूम। इसी वॉइड या फिर वैक्यूम को क्या बोलते हो? स्पेस। इसी वॉइड या फिर वैक्यूम को क्या बोलते हो? स्पेस। जैसे यहाँ पे स्पेस क्या हो गया? जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या होगा? जो भी इनके बीच में वॉइड या फिर वैक्यूम है, किसके बीच में? दो कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इस वॉइड या फिर वैक्यूम में होता क्या? ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमने कह दिया कि यहाँ पे कोई हवा नहीं है, तो इस वॉइड या फिर वैक्यूम में क्या? तो क्या है इस वॉइड और वैक्यूम में? वही तो सब लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, कुछ आइडिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डस्ट पार्टिकल्स, और क्या होता है इसके अंदर? कुछ भी माइंड में आ रहा हो? एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट है? इस जगह के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, पहले सबसे पहले डेफिनेशन। स्पेस इज अ वॉइड और अ वैक्यूम दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू celestial bodies. Space is a void or a vacuum that exists between two celestial bodies. That exists between two celestial, लिख लो, that exists between two celestial bodies containing a very low density of particles, containing a very low density of particles, predominantly plasma, predominantly plasma of hydrogen and helium, predominantly plasma of hydrogen and helium, as well as electromagnetic radiations, as well as electromagnetic radiations, dust particles, comma subatomic particles, dust particles, comma subatomic particles, etc. Subatomic particles, etc. प्लाज्मा क्या बताया था आपको? क्या होता है प्लाज्मा? कल ही बताया था क्या होता है प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 5 स्टेट्स होती है, कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड द फिफ्थ इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है? जब आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस जब हम गैस को बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो वो आयन की फॉर्म में हो जाएगी, उसको क्या बोलोगे? प्लाज्मा। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जब सॉलिड को बहुत ज्यादा हमने कूल कर दिया, वो क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हमें सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ये पड़ा हुआ है, दिस इज सम ऑब्जेक्ट। अब क्या है, कोई सैटेलाइट इस ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या काट रही है? चक्कर काट। तो वो एक फिक्स पाथ में चक्कर काटती है। ऐसा नहीं है कि अभी ये पाथ फॉलो कर रही है उसके बाद ऐसे हो जाएगी। कोई भी सैटेलाइट जो है वो हमेशा एक फिक्स पाथ में चक्कर काटती है। ह्यूमन नहीं है कि कभी भी इधर उधर हो। तो ऑर्बिट क्या हो गया? जो पाथ सैटेलाइट ट्रेस कर, उसको एक बार उसके दिमाग में फीड कर दिया कि ये चीज है, तो वो वही करेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? तो थोड़ा पहले समझते हैं फिर लिखें। अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये है अर्थ। ये ऑब्जेक्ट है अर्थ और ये कोई भी एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या हो रही है? जो चक्कर काट रही है, दैट इज अ सैटेलाइट। जैसे हम मून को बोलते हैं, मून अर्थ की क्या है? सैटेलाइट।
क्योंकि मून क्या करता है अर्थ के अराउंड, चक्कर काटता है। तो ये है सैटर्न, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑर्बिट। क्या अर्थ इसके, अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी, कौन सी फोर्स लगाएगी, ग्रेविटी, और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। इतना क्लियर है? इसके अलावा ये सैटेलाइट घूम रही है विद द वेलोसिटी v, ठीक है। तो सिंस ये आपकी जो घूम रही है ये किस में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में हम इस वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में घूमती तो वेलोसिटी, एंगल आ गया तो इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी। तो हमेशा यहाँ पे ना एक इन दोनों के बीच में हमेशा एक वॉर चलती रहती है। आपने वो सुना है कि जैसे रस्सा खींचने वाली होती है गेम, रस्सा खींचने वाली दो टीम्स होती है आपके पास, एक टीम लगाती है प्रेशर, दूसरी भी टीम लगाती है प्रेशर, किसकी साइड कौन सी टीम जीत जाती है, जो रस्सा खींच के ले जाती है। सेम इज द केस, एक आपकी टीम है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी टीम कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी। इसी एंगुलर वेलोसिटी के कारण आएगा एंगुलर मोमेंटम। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो ये इस पाथ को जो है क्या करेगी, फॉलो। अगर नहीं है तो ये जो है आइदर इधर गिर जाएगी या फिर ये सीधा फॉल चली जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं F1 और इसको बोलूं F2, अगर F1 और F2 एक दूसरे के बराबर हैं तो ये इस ऑर्बिट में क्या करेगी, रहेगी। ठीक है। अगर F1 F2 से बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है, हाँ अर्थ में गिर जाएगी, वो फॉल इनटू अर्थ। और अगर F2 जो है वो F1 से बड़ा हुआ फिर, हाँ फिर वो सीधी निकल जाएगी। इसमें किसी का कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? तो राइट, जैसे इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी गगनयान जाना, ठीक है, कब जाना है गगनयान, दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड। 2018 से ही बात चल रही थी इसको भेजने की, ऑलरेडी 7 इयर्स पास हो चुकी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये जो सैटेलाइट है ये किसकी है, गगनयान की। तो ये जो गगनयान है इसको माना जा रहा है कि इसको रखेंगे 100 किलोमीटर से आगे। तो इसका मतलब ये गगनयान अर्थ से कितनी दूर हो गया, 100 किलोमीटर। अब ये 100 किलोमीटर कैसे कैलकुलेट किया है, मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लियर है इतना। दूसरी चीज, जब भी हम ये बात करते हैं कि ये 100 किलोमीटर प्लेस है, 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है अर्थ से, हर कंट्री के लिए कैलकुलेशन अलग होगी, क्योंकि हम कैलकुलेशन लेंगे हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूएसए कैलकुलेशन लेगा अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आता है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इसीलिए हो सकता है कि जब आप विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करो या तो गूगल पे भी सर्च करो तो वो एक ही चीज की आपको अलग अलग जो है वो दिखाई दे। उससे कंफ्यूज मत होना। उसका रीजन क्या है, हम उस वो लेते हैं, पॉइंट लेते हैं जहां से हर कंट्री का पॉइंट अलग। जैसे इंडिया में मेजरली हम 2 जगह से उसको कैलकुलेट करते, क्योंकि इंडिया में 2 ही जगह से सैटेलाइट्स लॉन्च होती। पहली जगह जो है दैट इज श्रीहरिकोटा, जो कि ओडिशा के पास है। मतलब चंडीपुर, श्रीहरिकोटा, आजाद, जो अब अब्दुल कलाम आइलैंड है, ये सारे पास पास ही। यहाँ से एक जगह कैलकुलेट होती है। दूसरा है जो हम कैलकुलेट करते हैं केरला से, तिरुवनंतपुरम, थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन, जो भी आएगा अभी हमें करने। तो इन दोनों जगहों से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन सी सैटेलाइट भेज। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। क्लियर है इतना? यूपीएससी स्टूपिड नहीं है, उसको पता है कि ये डिफरेंट है।
तो वो आपसे इस तरह के वाहियात सवाल नहीं, और अगर वो पूछेगा वो किसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, और वो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में ही। इतना क्लियर है? क्योंकि होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ था, स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं मैम नासा की वेबसाइट पे तो ये दे रखा है, हमने ये लिखा है। वो अलग क्यों है नासा की वेबसाइट पे? क्योंकि उन्होंने जहां से लॉन्च किया वो वहां से ले रहे हैं, हम जहां से लॉन्च करेंगे हम कहाँ से लेंगे? हाँ, क्लियर है इतना? नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट लिख। मेरे को वहां पे ना एक चीज समझानी थी, गलती से डायग्राम चली। यहाँ तक क्लियर है ना चीजें? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये घूम रही है इसके अराउंड, ठीक है? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट। अब ये बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी फर्स्ट में ज्यादा होगी सेकंड में ज्यादा होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी फर्स्ट में ज्यादा होगी सेकंड में ज्यादा होगी? क्यों? हम अर्थ के पास में, ठीक है? देखो यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रही है और यहाँ पे भी क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है, लेकिन ये अर्थ से दूर है जिसके कारण ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पे ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट क्या है? ज्यादा। तो जहां पे ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? राइट डाउन द नेक्स्ट। orbital velocity is the velocity, orbital velocity is the velocity, orbital velocity is a velocity which a spacecraft uses, which a spacecraft uses to orbit around an object, which the spacecraft uses to orbit around an object, around an object. Its value increases, its value increases as we move closer to the object. Its value increases as we move closer to the object. As we move closer to the object. As we move closer to the object. इतना लिख लिया? नेक्स्ट। अब आपके पास दो पॉइंट्स है, एक है 1, एक है 2। 1 को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दे। डिस्टेंस किस में ज्यादा है? 1 में ज्यादा है, 2 में ज्यादा है? यहाँ पे तो डिस्टेंस कम है ना, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा कहाँ पे होगी? 1 में, और 2 में क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है? अब कोई भी ऑर्बिट है उसकी सिलेक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है? अब हम बोलते हैं कि हमें 100 किलोमीटर पे प्लेस कराना है, 80 पे प्लेस कराना है, 90 पे प्लेस कराना है, तो उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो उसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करेगी। मान लो दिस इज द अर्थ, इसको ना बिल्कुल अपने फोन के कैमरा की तरह समझना कि अर्थ इज द वन जिसकी आपको फोटो क्लिक करनी। अगर आप 1 में प्लेस करोगे क्वालिटी ऑफ इमेज विल बी हाई, क्योंकि पास में है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे
कवरेज ज्यादा हो जाएगा लेकिन इमेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी कम। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का क्लियर है? तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो क्या फर्स्ट वाला इतना एरिया एक ही बार में फोटो खींच देगा? यहीं पे लगा होगा ना कैमरा, तो इतनी फोटो खींचेगा इस एरिया की। सेकंड वाले के केस में एरिया बढ़ गया और थर्ड वाले के केस में और ज्यादा एरिया बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी ऑफ इमेज सबसे ज्यादा अच्छी कहां पे आएगी? वन। तो जितना एरिया ये एक ही बार में फोटो खींच सकता है, जितने एरिया की, उसको बोलते हैं स्वैप वैल्यू। उसको क्या बोलोगे? स्वैप वैल्यू, P/Q। इतना क्लियर है? यहां तक किसी का कोई डाउट है? तो स्वैप वैल्यू क्या होगी? कितना एरिया जो है उसने उसकी फोटो खींची है। तो ऑर्बिट में क्या क्या आ जाता है? आप दो चीजें देखते हो, कवरेज कितना है, दैट इज एरिया, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कवरेज। मींस जो ट्रांसमिशन जिस सिग्नल, अब सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या करेगी? ये सैटेलाइट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर रही है, सो ये सिग्नल रिसीव करेगी और सिग्नल को क्या करेगी? सेंड करेगी। सो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कवरेज। वो डिपेंड नहीं करता कि वो कितना एरिया कवर कर, क्योंकि जितना एरिया उसके दायरे में आएगा उतने को वो कवर करेगा। इसके अलावा इसके अलग अलग ऑर्बिट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सैटेलाइट लगाओगे पैसा लगेगा, सैटेलाइट भेजना कोर्स ये। उसके बाद ये क्या करते हैं? स्पेस में कचरा क्रिएट करते हैं। अब हमारे घर का कूड़ा जो है वो कचरा ही तो है एक तरीके से। तो सैटेलाइट्स भी क्या करते हैं? स्पेस में कचरा क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, हम लोग चंद्रयान 4 की प्लानिंग करते हैं। तो इंडिया ने ऑलरेडी 3 चंद्रयान मिशन भेज चुका है मून पे, चंद्रयान 1, 2 एंड 3। तो जब चंद्रयान 4 भेजेंगे तो चंद्रयान 3 कचरा नहीं हो जाएगा? चंद्रयान 1, 2 तो पहले ही कचरा हो चुकी है। तो क्या ये स्पेस के अंदर कचरा नहीं बढ़ा देगा? इसी कचरे को बोलते हैं स्पेस। नेक्स्ट है, इनको रिपेयर करना मुश्किल है। हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, हम रिपेयर करवा सकते हैं क्योंकि मैकेनिक की शॉप आसपास होती है। लेकिन सोचो पहाड़ों पे गए, यहाँ पे मैकेनिक्स की शॉप बहुत दूर है, क्या रिपेयरिंग इजी है? नहीं, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? स्पेस। रिफ्यूलिंग, फ्यूल खत्म हो गया, बॉटल में भर के ले आते हैं, यहाँ पे ले आओगे बॉटल में भर के फ्यूल? पॉसिबल ही नहीं। सिक्योरिटी इश्यूज है। अभी चाइना ना अपना एक नया सिस्टम चल रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस बिल लेके आने की बात हो रही है। जिन लोगों की मिसाइल वो सैटेलाइट्स लगी हुई ना, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है भाई। समझ रहे हो क्या कर रहा है? हमने सैटेलाइट लगाई, हमारी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर, हमारी नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ उसका ही चल। तो इससे क्या होगा? सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। दूसरी चीज, इससे और क्या होगा? हमने सैटेलाइट हमारे ऊपर लगाई है, जरूरी थोड़ी है हमारे ऊपर सिर्फ हम ही देख सकते हैं। चाइना भी तो सैटेलाइट लगा के देख सकते हैं हमारे इंडिया को। आप उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी बिल नहीं है कि आप एक दूसरे की कंट्री को सर्वेलेंस नहीं कर सकते। तो कल को मान लो बॉम्ब फोड़ दे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर पे फिर, और न्यूक्लियर रेडिएशन तो लंबे समय तक फैलती है, पता है ना ये चीज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो फर्स्ट टाइम एटम बॉम्ब यूज हुआ, आज तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस हुए। क्लियर है ना? तो इट कैन रेज सिक्योरिटी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बैंडविड्थ आर ग्रेजुअली गेटिंग यूज्ड। आज की डेट में ना हर कोई स्पेस में लगा हुआ है, हम ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। अब सोचो कि सब कोई इसी रेस में लग जाएगा तो क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग जगह है वो सारी क्या होती जाएगी? खत्म। और वही है। क्लियर है ना? इन पे सवाल आने के बहुत रेयर चांस है, ठीक है, बट पता होना चाहिए क्या प्रॉज है क्या कॉन्स। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास। देखो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पहले बता देती हूँ। हाँ, कल की क्लास बोरिंग थी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कल सारा क्या हमारा स्टैटिक्स मिशन है कल सारा।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, लेकिन वहीं से सवाल आना है तो इम्पोर्टेंट भी है। ऑर्बिट का शेप क्या है उसके बेसिस पे कितनी क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है? दो में। एक होता है सर्कुलर ऑर्बिट और दूसरा होता है आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट। दो ऑर्बिट हो गए, एक है सर्कुलर एक है एलिप्टिकल। अच्छा, अर्थ जो है वो दो तरह की मूवमेंट करती है। अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व। अपने खुद के एक्सिस के अराउंड रुकती, इतना ध्यान में रखना। सर्कुलर ऑर्बिट एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब सर्कुलर ऑर्बिट क्या? दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट। क्या यहाँ पे अगर ये वन पोजीशन में तब भी इसका डिस्टेंस सेम रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है? सर्कल, तो डिस्टेंस विल रिमेन सेम डी। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा? डी। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा? डी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और स्पीड सेम रहेगी। वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि डायरेक्शन है, लेकिन स्पीड विल बी सेम। लेकिन वही इस केस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिस्टेंस विल वैरी एंड स्पीड जो है वो भी वैरी करेगी। जब वो पास में होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, जब वो दूर होगी तो स्पीड क्या होगी? कम। इसमें कोई डाउट है? और इसी को अगर मैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में बात करूं, जब वो अर्थ के पास है उस पोजीशन को बोलते हैं पैरिगी और पैरिलियन, और इस पोजीशन को बोलते हैं एपोजी और एपिलियन। पैरिगी और पैरिलियन इस पोजीशन को बोलते हैं एपोजी और एपिलियन। ठीक है, तो किसमें वो फास्ट घूमेगा? पैरिजी में। और किसमें वो स्लो घूमेगा? एपोजी। यहां तक कोई डाउट? तो इसको लिखो, ऐसे ही लिख लेना इस तरह से क्लासिफिकेशन। स्पीड मोर एट वन, स्पीड एंड डिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग। ये ऊपर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ। स्पीड एंड डिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, स्पीड इज मोर एट वन। 1 पॉइंट कौन सा है? पैरेलल।